हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सीएस सेंटर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और पीआरएस का भी हम कुछ आर्टिकल्स इंक्लूड करते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस का जो स्पेशल कुछ आर्टिकल्स आते हैं जो न्यूज़पेपर में नहीं आते हैं, डिजिटल फॉर्म में होते हैं, उसको भी हम लेकर के डिस्कस करते हैं। बहुत से ऐसे मैंने आर्टिकल देखा है जो आपका न्यूज़पेपर में नहीं आता, वो आप अगर डिजिटली अगर उसको बाई कर रखे हैं, पूरा उसका जो कि पैकेज जो होता है उसमें एक अलग यूनिक तरीके से होता है। उसमें जैसे यूपीएससी की करके चलाता है इंडियन एक्सप्रेस, उसमें से भी कुछ आर्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का करूँगा, द हिंदू का करूँगा, जो इम्पोर्टेंस आर्टिकल होगा। और इसको हमारा जो करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि हमें सबसे पहले देखना ये होता है कि न्यूज में क्या है। न्यूज में है तो न्यूज का जिस टॉपिक से है उसका रीजन क्या है कि न्यूज में रहा, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बैक साइड जाते हैं, उसका हम बैकग्राउंड जानते हैं। बैकग्राउंड जानने के बाद हम उसका आउटकम में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम अभी लेटेस्ट में बात करें, जैसे पेटीएम एक आपका, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम का चलता है। जैसे आप पेटीएम यूपीआई यूज करते हैं, वैसे पेटीएम को अब ये बैंक के रूप में भी मान्यता दे दी गई थी आरबीआई के द्वारा। तो अभी हाल ही में उसने आरबीआई ने, जो आरबीआई केंद्रीय बैंक है भारत का, सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं, उसने ये कहा है कि जो पेमेंट बैंक है, पेटीएम बैंक है, अब एक किसी तरह का जो कि डिपॉजिट लोन जैसी कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। हालांकि जो उसके कस्टमर हैं उसको अप टू लेकर के जितना उनका उसमें बैलेंस है, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बट और भी कोई स्टेप पेटीएम बैंक उठाए इसके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो हम देखिए इसमें कैसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले कि रिस्ट्रिक्शन आरबीआई ने लिया तो उसके पीछे कारण क्या बताया गया। दूसरी चीज़ है आरबीआई को ये पावर कहाँ से मिलती है। तीसरी चीज़ ये होती है आरबीआई ऐसा क्यों कर देती है। ठीक है, क्या ये पेटीएम अब जो बैंक है इसके लिए या फिर सभी बैंकों के लिए करता है। कभी आपको दिमाग में ये भी आता होगा या सुनने में आता होगा कि नहीं, हमें जो है कि शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक का भी नाम होता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा एक आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका करंट अफेयर्स में लेकर के, जो आपका गवर्नर को लेकर के है, और स्टैटिक्स में इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के। अभी जो तमिलनाडु के जो गवर्नर है उन्होंने अभी क्या कहा है कि लेकर के जो इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चलाया गया था उसका इंपॉर्टेंस ये बता रहे हैं कि उतना नहीं था जितना कि जो आर्मी, इंडियन नेवल आर्मी और नेवल और इंडियन आर्मी, रॉयल आर्मी, फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का जो आर्मी, इंडियन आर्मी थी, इसने इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जितना कि क्विट इंडिया मूवमेंट ने नहीं निभाया। इस चीज़ को लेकर के बहुत बवाल हुआ था। तो आर्टिकल में जो आर्टिकल लिखा गया है ये भी एक आईएफएस रहे हैं उनके द्वारा। हालांकि जो तमिलनाडु के गवर्नर है रवि, ये भी एक आईपीएस ऑफिसर्स रहे, बट एट प्रेजेंट टाइम में जो है कि ये आज गवर्नर के रूप में तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में ये हम बात करेंगे कि कितना इसका रोल रहा, और इसके साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट और जो इंडियन आर्मी थी उसको लिए क्या हुआ। ठीक है, ये एक कंट्रोवर्सी। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है फ्रांस इंडिया का रिलेशन को, बायलैटरल रिलेशन को लेकर के आता है। इसमें ये बोला जाता है जनरली इंडिया और फ्रांस की न्यूज में क्यों रही है, इस वजह से क्योंकि रिपब्लिक डे इस साल जो 2024 का सेलिब्रेट किया गया, उसमें एज ए चीफ गेस्ट के रूप में किनको बुलाया गया था, जो कि फ्रांस के जो कि जो प्रेसिडेंट थे उनको, मैक्रोन मैक्रोन ठीक है, तो मैनुअल मैक्रोन को बुलाया गया था एज ए। उससे पहले उनको हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को इनविटेशन दिया था, बट उन्हें उनका शेड्यूल बिजी होने की वजह से वो नहीं आ पाए। और इसके बाद जो है कि हम करते हैं, देखिए दूसरी चीज़ हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए क्या प्रोसेस है उनको लोगों को बुलाने का। देखिए हमारे पास एक लिस्ट पड़ी होती है, हम उनको कहते हैं भैया चलिए ठीक है आइए हमारे एज ए चीफ गेस्ट के रूप में, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। दूसरी ये भी चीज़ होती है, अगर वो नहीं आते हैं तो इसका ये मतलब गलत सेंटेंस नहीं जाता है। अगर मान लीजिए आप कहीं पहले से प्लान बना रखें, बीच में कोई आता भैया हमारे साथ चलो, आप जाएंगे नहीं जाएंगे क्योंकि आपने पहले किसी को जुबान दे रखा है, तो आप बीच में नहीं कट कर सकते। तो एक शेड्यूल बना होता है जब कोई एक्सेप्ट किया जाता है एज ए चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया में रिपब्लिक डे में, तो उनसे क्या होता है, जितनी सिक्योरिटी फोर्स होती है या फिर जो उनकी पर्सनल फोर्सेस होती हैं, सभी चीज़ें शेयर की जाती है, कब कहाँ कैसे किससे मिलेंगे, ये सभी चीज़ें की जाती है। तो इस आर्टिकल्स को लेकर के बातें कर रहे हैं जो लिखे हैं, वो कहते हैं इंडिया फ्रांस का जो रिलेशन है कोई आज का नहीं है या नया नहीं है। ये जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तब से लेकर के फ्रांस हमेशा जो है कि भारत के साथ रहा है। और फ्रांस ने यहाँ तक यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में अपने आप को एक भारत के साथ ये कहा है कि भारत को भी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का एज ए मेंबर के रूप में होना चाहिए। और डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, स्पेस
वगैरह वगैरह, सभी में जो है कि फ्रांस और इंडिया का बहुत गहरा रिलेशन है। इसके बाद दूसरा आर्टिकल आता है एट कोर इंडस्ट्री को लेकर के। एट कोर इंडस्ट्री क्या होती हैं, ये क्या इनका आउटकम है, कौन कौन सी एट कोर इंडस्ट्री हैं, उनके उनका वेटेज के हिसाब से हम बात करेंगे। इसी के साथ आता है इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रियल इंडेक्स, कौन पब्लिश करता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। और आईआईपी आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर के, ये क्या होती है। और इसमें आईआईपी जिसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आई एट कोर इंडस्ट्री का कितना रोल होता है, कितना भागीदारी होती है, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए भारत की जो इकोनॉमी है या फिर विश्व की जो अर्थव्यवस्था होती है, इसको कितने सेक्शन में बांटते हैं। सेक्शन में बांटते हैं का मतलब ये होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है। जब हम बांट देते हैं, ऐसा नहीं है कोई कि कोई हार्ड एंड कोर रूल है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। कुछ सेक्टर जो कि ओवरलैप करते हैं, जैसे सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे लैप करता है, बट इतना हम जान लीजिए कि जो सर्विस सेक्टर होता है इंटेंजिबल होता है। ठीक है, इंटेंजिबल मीन्स उसको टच नहीं किया जा। सपोज करिए आई एम टीचिंग टू ऑल ऑफ यू, तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ देख सकते हो, बट उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कोई सर्विस सेक्टर सर्विस सेंटर चला रहा हूँ, ठीक है, वो भी मैं देख रहा हूँ, वकील है, डॉक्टर है, टीचर है, सभी लोग ये सर्विस दे रहे हैं, इनको सर्विस सेक्टर टैरिस्टरी सेक्टर में डाला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है माल को बनाना, जैसे मान लीजिए पेन को मैन्युफैक्चर करना होता है, इसको हम कहते हैं एज ए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर होता है, जिसको कहते हैं कि रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करवाता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग। एग्रीकल्चर क्या था, गेहूँ चावल प्रोवाइड करवाता है, उससे हम एडवांस लेवल पे मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया, बिस्किट हो गया, ये मैन्युफैक्चर करते हैं सभी चीज़ों को लेकर के। तो कोई चीज़ बनती है तो वो करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। जब कोई कच्चा माल जो प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। टैरिस्टरी सेक्टर का इनविजिबल होता है, इसके सेक्टर में हम लेकर के बात करेंगे एट कोर इंडस्ट्री, जिसको हम ये कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है, उनको लेकर के बातें करेंगे। इसी के साथ एक ये भी है कि जो रामनाथ कोविंद पैनल जो कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, रामनाथ कोविंद पैनल जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, क्योंकि रामनाथ कोविंद सर एक हमारे फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में कोविंद जो कि पैनल इस्टेब्लिश किया गया। उसका ऑब्जेक्टिव दोस्तों ये था कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो हमारा एम है, उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ यह भी हम देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को लेकर के बात करते हैं, तो उसको एक एक तरह से बोल सकते हो सबकी सहमति जो है कि बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप वन साइडेड अगर किसी चीज़ को लेकर के करना चाहेंगे, तो उसका जो कि विनाश होगा और उसमें करना बड़ा ही जटिल हो पाएगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए जब हम किसी लेवल पे जाते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्टिव को टच करते हैं, तो हमारा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू नज़रिया बनता है। इसी के साथ यह भी हम बात करेंगे आपसे कि जब जब कोई चीज़ नहीं होती, तो उसके लिए हर एक एक्टर से बात करें। लेकिन अपोजिशन या फिर कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनका ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो पॉलिसी है, वो जो कि इंडिया के जो फेडरल स्ट्रक्चर है या बेसिक स्ट्रक्चर, वो वायलेट करता है। तो भी हम आगे चल कर के बात करेंगे। इसके साथ 2023 का जब ब्रिक्स समिट हुआ था, उसमें जो ब्रिक्स में 5-6 कंट्री हैं, इंडिया भी उसका पार्ट है, चाइना भी है, रशिया भी, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील भी है। तो इनमें क्या हुआ था, अब ब्राज़ील को एक्सपेंड करने की बात आ रही है, आई थी, तो उसमें 5 से 6 ऐसे कंट्री थे जिन्होंने इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया था। और अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका ने कहा कि जिन कंट्री ने कहा था, उनमें से 5 लोगों ने अपना अप्रूवल दे दिया कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि ब्रिक्स का जो है कि पार्ट बने। आइए हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपसे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। जैसे आरबीआई का एक्शन लेकर के, देखिए आरबीआई ने उनको कहा कि आप कोई चीज़ नहीं कर सकते लेन देन सभी चीज़ों को। उसने ये कहा कि पेटीएम से ऑफरिंग एक्सेप्टिंग कोई डिपॉजिट या फिर कस्टमर अकाउंट ओपन करना, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, जो भी चीज़ें आप करते हैं, वो सभी चीज़ें अब आपकी रोक दी जाएगी। दूसरी चीज़ है इन अदर बैंकिंग सर्विस, जैसे फंड का ट्रांसफ़र करना हो, वो सब भी चीज़ें आपको रोक दी गई। लेकिन जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, ये इसकी जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन एंड द पेटीएम पेमेंट सर्विस, इनको भी जो कि फर्म जो है कि कर दिया गया। और इनकी जो कि सर्विस है 29 फरवरी, क्योंकि 2024 है ये लीप ईयर, तो ये लीप ईयर है, इसमें जो है कि फरवरी जो कि 29 की होती है। कहा जाता है कि यूं ही किसी ने फरवरी के दिन यूं ही कम नहीं किया है, कितने लोगों का दिल तोड़ती है, जिसमें 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। उस चीज़ को लेकर वैलेंटाइन डे का एक लोग अलग परसेप्शन निकालते हैं, दैट इज
द बैड थिंग। ठीक है, वैलेंटाइन का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्रति अपना स्नेह, जो अट्रैक्शन अटैचमेंट है उसको एक्सप्रेस करना होता है। बट कुछ ग्रुप्स, कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो उसका गलत मिसयूज करते हैं। तो फरवरी 28 दिन की होती है, और 4 साल में एक बार ऐसा आता है जो कि 29 दिन की होती है। बाकी महीना जो होता है 30 डे का होता है, और 31 डे का होता है, 31 और 31 दिन का होता है। एक चीज़ और आप रियलाइज करेंगे, इस समय जो कम्युनिकेशन एजेंसी कंपनीज हैं, वो महीना 28 दिन का ही कर दी हैं। आपको 1 महीने का रिचार्ज करवाइए और आपको 28 दिन ही देती, नाम होता है 1 महीने क्या करता है। और अब ऐसे समझिए कि 12 दूनी 24, 1 महीने वो एडवांस में जो है कि आपसे पेमेंट ले लेती हैं। खैर वो अलग चीज़ है। बस यहाँ पे देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ सोर्सेज का ये कहना है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्टेप लिया है, ये इसके पीछे क्लियर कट कोई जो है कि कोई रीजन नहीं बताया है। बट कुछ सोर्स ने ऐसा कहा है कि उनका जो केवाईसी है, नोन योर कस्टमर कंप्लायंट, केवाईसी का मतलब यही होता है ना, केवाईसी नोन योर कस्टमर। ठीक है, आपने आप कस्टमर को जानिए, कौन है, कहाँ से पैसे लाता है। दूसरा चीज है आईटी रिलेटेड इशू, इनकम टैक्स जो कि रिलेटेड होता है, उससे रिलेटेड जो इशू रहा है उन चीज को लेकर के रहा। हालांकि आरबीआई ने ये नया नहीं किया है, पिछले साल भी पेटीएम पे जो है कि पेनाल्टी कुछ फाइन्स लगाई थी करोड़ रुपए की। और जो कि इसने दिया था करोड़ रुपए इसके लगाए का मतलब 5.39 करोड़ रुपए 2023 अक्टूबर में लगा रखा था, मतलब 3-4 महीना पहले। ठीक है, लेकिन अब इसने पूरी सर्विस जो कि ठप कर दी है। लेकिन घबराने की बात ये नहीं है, घबराने की बात है अगर आप उसके मेंबर्स हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के, तो आप अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट रियलिटी में क्या है वो हम नहीं जानते। बट जो बोला जा रहा है उसको लेकर के तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये भी हो गया, इस रीजन बात पता चल गया। अब आरबीआई का बारे में हम बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। आरबीआई को लेकर के आरबीआई ने क्या कहा है, पेटीएम 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 पेमेंट, ठीक है, पेमेंट बैंक, बैंक को जो कि सस्पेंड कर दिया, ये जो कि फरवरी फरवरी 29 से ये काम नहीं करेगी, पहली चीज। तो अब हमें आरबीआई के बारे में बताओ चाहिए। आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, जो स्थापना की गई है, स्थापना स्थापना की गई है इसका, आरबीआई आरबीआई में आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक होता है। ठीक है, तो इसका एक्ट 1934 में लाया गया था, इसको किया, और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया। और आरबीआई की जो होती है, आरबीआई पहली बात तो रिजर्व आरबीआई एक्ट एक्ट 1934 से एक पावर लेती है। दूसरा जो होता है बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट है आपका 1949, इससे करती है। और तीसरा जो मेजर, हालांकि बहुत से ऐसे जो है कि हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपका इस तरह से कह सकते हो कि एक्ट है, उसी के अनुसार काम करती है। बट 3 मेजर जो है कि एक्ट होते हैं, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिजर्व बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, और तीसरा जो होता है यहाँ पे आप ये कह सकते हो पे पेमेंट एंड सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट एक्ट 2007 को लेकर के बात करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जब हम बात करते हैं तो हमें क्लियर कट जो कि कंक्लूजन निकलता है, तो इस एक्ट के अंतर्गत ये काम करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट है, इसमें कुछ शेड्यूल बनी है। तो सेकेंड शेड्यूल जो है, यहाँ पे मैं फिर से आपसे बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे फिर से बात करता हूँ, एक सेकेंड। जो आरबीआई एक्ट है आपका सर 1934, इसमें जो सेकेंड शेड्यूल है, सेकेंड जो दूसरी सूची है, शेड्यूल है, इसमें जो बैंक लिस्टेड होती है ना, उसको कहते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, से शेड्यूल बैंक के रूप में करते हैं। जो इसमें शामिल नहीं है उसको कहते हैं नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल। ठीक है, नॉन शेड्यूल बैंक के रूप में हम सेलेक्ट करते हैं। दूसरी चीजें होती है, आरबीआई के पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है, इसलिए ये बोला जाता है बैंक्स ऑफ बैंक्स, बैंकों का बैंक बुक के रूप में हम इंडिकेट करते हैं ये आरबीआई को। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में देखने को मिलेगा। अभी देखिए पेंगुइन, पेंगुइन एक ऐसी मैमल्स या फिर जो कि बर्ड्स होती हैं जो का आपका कोल्ड एरिया में पाई जाती है। कोल्ड एरिया कहाँ पे पड़ेगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में पाया जाता है। पेंगुइन होती हैं, अगर आप
स्पेलिंग देख सकते हैं पेंगुइन का, PENGUINS, पेंगुइन जो है कि देखा जाता है। अभी ये देखा गया है कि इनकी डेथ हुई है कहाँ पे, पेंगुइन की जो अंटार्कटिक का मतलब हो गया साउदर्न हेमिस्फेयर, ये साउथ पोल पे, ठीक है, साउथ पोल पे इनकी जो कि डेथ हुई है। डेथ के पीछे जो रीजन बताया जा रहा है कि ये जो है कि आपका बर्ड फ्लू के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। बर्ड फ्लू का जो वायरस है आपका H5N1 है। इज दैट क्लियर? बर्ड फ्लू। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में जो कि पेंगुइन जो अंटार्कटिक पे है उनकी डेथ देखने को मिली, तो उनको कौन से वायरस से उनकी डेथ हुई है, तो आपको होना चाहिए बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू की वजह से हुई है, और जो वायरस का नाम है उसको दिया गया है क्या, H5N1 के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। 200 के ऊपर इनकी डेथ हो जाती है। जो लेकिन अंटार्कटिक जो पेंगुइन है ये 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की होती है, जैसे इम्पेरोर पेंगुइन होती है, साउदर्न रॉस पेपर जो है कि पेंगुइन होती है, मका मकारोनी पेंगुइन होती है, ये 3 है। और इनको जो IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल एंड नियर थ्रेटन्स के रूप में जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं या देखते हैं, इस चीज को लेकर के बातें करते हैं। तो यहाँ पे हो गया इनको वायरस को लेकर साइंटिफिक काफी चिंता है, क्योंकि देखिए ये जो होती है पेंगुइन ऑलरेडी जो कि ये सफर कर रही हैं, हर्ट्स कर रही हैं हैबिटाट लॉसेस की वजह से, और इनकी इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, बहुत नाजुक सी होती हैं, ठीक है। अगर आप बीच अगर कहीं जाएं और जहाँ पे कोलेरिया या फिर पाई जाती है, बहुत फ्रेंडली होती है, आपके पास आएंगे, आपके साथ प्ले करेंगे। इधर इधर क्लियर, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि और कोई आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में जो इंपॉर्टेंस होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे इकोनॉमिक का देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट 55%, 50 एट द 55% फुल ईयर टारगेटेड दिसंबर इन 2023, ठीक है, ये कहा गया। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब क्या होना चाहिए। एक सेकंड, मैं यहाँ पे अपना पेज ओपन करता हूँ। डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब ये होता है घाटा होता है। लॉसेस का भी मतलब घाटा होता है, लेकिन जब हम इसमें डेफिसिट में फिजिकल बोल देते हैं, फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, तो इसको राजकोषी बोलते हैं। हिंदी में फिजिकल को राजकोषी के रूप में जानते हैं, राजकोषी घाटा के रूप में बोलाते हैं। राजकोषी घाटा का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भारत सरकार। भारत सरकार की जब हम बात करते हैं तो इसका एक्सपेंडिचर जो है कि ज़्यादा हो जाए, और एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं खर्चा, ठीक है, खर्चा जो कि ज़्यादा हो जाए, जो इनकम होती है उसकी कम रहे। खर्चा आपका कहते हैं ना कि खर्चा रुपया और इनकम अठन्नी, ठीक है, ऐसा बात होता है ना कुछ। तो इस हिसाब से जब आप बात करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट, और सरकार हमेशा टारगेट रखते रहती है कि हम जो कि इस ईयर में इतना खर्चा करेंगे, और अपने GDP का, जैसे हम अपना पेमेंट होता है, भैया 1 लाख रुपए आ रहा है, चलिए अच्छा हम 15,000 20,000 रेंट दे देंगे, 20,000 जो कि हमारा ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, फूड का हो जाएगा, 10,000 रुपये पॉकेट खर्चिए, और जो है कि 50,000 रुपये सेविंग हुए। लेकिन उसी में आपने कर दिया, अपना खर्च बढ़ा दिया, कोई शॉपिंग कर लिया, कोई फेस्टिवल आ गया, तो उसमें क्या होगा, आपका सेविंग 50,000 से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका 50,000 तो फिक्स है, आपका खर्च हो रहा है, बट जो 50,000 सेविंग है उसी में से तो आप शॉपिंग करेंगे, कार लेंगे, या फिर उसकी EMI भरेंगे। इस चीज़ को लेकर के हमने बात किया। अब हम आगे चल करके बात कर रहे हैं। देखिए एक यहाँ पे एक सेकंड देखते हैं क्या इसमें नहीं है, द हिंदू में है, एट कोर इंडस्ट्री को लेकर के, हम उसको जरूर द हिंदू में बात करेंगे, ठीक है। अब हम आगे चल करके बात करते हैं, जो आर्टिकल्स होगा उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आर्टिकल नहीं है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे बात है। बट यहाँ पे हम बात आ रहे थे, जो हमने बात किया था आपसे किस चीज़ को लेकर के, ब्रिक्स कंट्री को लेकर के। अभी जो इजिप्ट, इथोपिया एंड ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, ये अगर इजिप्ट की बात करें, इथोपिया की बात करते हैं, ठीक है, इथोपिया और इजिप्ट के, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, ये आपका जो कि गल्फ कंट्री है या एशियन कंट्री है। इन्होंने अभी कहा है कि हम ब्रिक्स का फुल मेंबर के रूप में जो कि पार्टिसिपेट या फिर भागीदारी अपना निभाना चाहते हैं। और इनसे पहले जो 5 कंट्री थे, ब्राजील, रसिया, क्योंकि ब्रिक्स का फुल फॉर्म देखेंगे ना, ब्रिक ब्रिक्स की बात जब करते हैं, हालांकि ब्रिक्स साउथ अफ्रीका, ऐसे साउथ, जिसे बी से क्या हो गया, ब्राजील, ब्राजील है, आर से आपका रसिया है, आई से आपका इंडिया है, सी से आपका चाइना है, एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को 2009 में जोड़ा गया, बट इंडिया जो कि आज
इस्टेब्लिशमेंट जब फाउंडर मेंबर के रूप में देखा जाता है, तब आगे जो कोई डेवलपमेंट होगा तो उसको हम जरूर आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इंडिया फ्रांस को लेकर के राकेश सूद ने लिखा है, फॉर्मर एम्बेसडर टू द फ्रांस के रहे हैं। बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। इनका ये कहना है, कॉन्टेक्स्ट और न्यूज में देख लीजिए क्या है। न्यूज में ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी जो रिपब्लिक डे था उस पर रिपब्लिक डे पे आए थे जो चीफ गेस्ट के रूप में मैक्रोन, तो फ्रांस के जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं जो आपका फ्रांस से, उन्होंने विजय का इन्होंने ये कहा है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। इंडिया और फ्रांस के बीच में एक संतुलन बना रहा है, एक बैलेंस बना, संतुलन कभी बिगड़ा नहीं। और ना बिगड़ने के पीछे ये रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर हम बात करें, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो 1945 47 में हुआ, 47 में हुआ, उससे 2 साल पहले ही विश्व में देखिए ना, यूनिपोलर या फिर बाईपोलर जो कि वर्ड बना हुआ था, यूनिपोलर नहीं गलती बोल दिया, बाईपोलर बना हुआ था, मतलब कि विश्व में दो बड़ी अर्थव्यवस्था, दो बड़ी पावर निकल करके आई। जब यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन का डिक्लाइनाइजेशन हुआ, तो उस समय दो पावर जो निकल करके, एक आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ निकल करके आया, जो उसी का छोटा भाई है रसिया। इनके बीच में लगभग 50 साल, 40 से 50 साल जो कि कोल्ड वार चलता है, जिसको कोल्ड वार के रूप में अगर आप आइडेंटिफाई करें तो उसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल वार। जिसको आइडियोलॉजी दो थी, एक कैपिटलिज्म, एक सोशलिज्म। कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बट सोशलिज्म को यूएसएसआर रिप्रेजेंट कर रहा था। मीनिंग ऑफ द सोशलिज्म का मतलब ये होता है, इकोनॉमिक या फिर जो किसी अर्थव्यवस्था होती है तो उसमें किसका रोल होगा, तो उसमें स्टेट का ज़्यादा रोल होगा, कंट्रोल करेगा क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करिए, क्या चीज़ की डिमांड है। ठीक है, तो ये सोशलिज्म होता है जिसमें स्टेट, राज्य का, सरकार का ज़्यादा भागीदारी रोल होता है। कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है, मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उसी चीज़ की करिए, सरकार का हस्तक्षेप उसमें बहुत कम होता है। तो इस दरमियान जब नए कंट्री अपने आप को इंडिपेंडेंस पाए, तो इनको ये लगा कि हम कैपिटलिज्म, नाटो, जो नाटो या फिर कैपिटलिज्म, नाटो का एक ग्रुप बन गया, वार्सोवा पैक्ट जो आपका सोवियत संघ से रिप्रेजेंट कर रहा था। तो लोगों को लगा कि हम किस ग्रुप में जाएं, अभी तो हम आज़ाद हुए हैं ब्रिटेन से, ऐसा ना हो कि हम अमेरिका या सोवियत संघ का गुलाम बन जाएं। इसी दरमियान भारत सरकार या फिर भारत के जो उस समय के लीडर थे, उन्होंने एक अपनी अलग तरीके की कूटनीति अपनाई, जिसको कहते हैं गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, या शॉर्ट फॉर्म में नैम के रूप में रिप्रेजेंट करती है। इंडिया अपने आप को न्यूट्रल रखा और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ तक कि अमेरिका ने ये कहा कि अगर आप हमारे साथ नहीं तो हम मान लेंगे आप रसिया के साथ हैं। यूएसएस, सोवियत संघ ने कहा कि अगर आप, डोंट वरी, अगर आप हमारे साथ नहीं किसी में आना चाहते कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ब्लेम नहीं करें। उस दरमियान फ्रांस और इंडिया के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन देखने को मिला, डिफेंस में, न्यूक्लियर डायलॉग में, कॉपरेशन में, फिर उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, सभी चीज़ में किया। जब इंडिया ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, ठीक है, उस समय जो कि सबसे पहले जो कि फ्रांस ने इसका समर्थन पुरजोर से किया। अब इसके बाद देखिए, एक विवेक काजू हैं और रिटायर आईएफएस ऑफिसर्स रहे हैं, इसको आईएफएस बोलते हैं, फॉरेस्ट विदेश विदेश सेवा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो इनका ये कहना है, न्यूज क्या है, न्यूज में ये है कि जो अभी तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, इन्होंने ये कहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो चलाया गया उसका आज़ादी में ज़्यादा रोल नहीं रहा। ठीक है, उसका ज़्यादा रोल नहीं रहा। और दूसरी ये चीज़ है, इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया गया, ठीक है, आईएनए के द्वारा किया गया। आईएनए जो कि आपका नेताजी सुभाष चंद्र, इंडियन नेशनल आर्मी थी। फिर इससे पहले जो रॉयल नेवी ने जो कि मतलब प्रोटेस्ट कर दिया। और दूसरी ये भी चीज़ है, इनका भी कहना गलत नहीं है। ये आर्टिकल में आर्गूमेंट ये दे रहे हैं कि जो आर रवि हैं, इनका जो है कि समर्थन कर रहे हैं कि जो गवर्नर ने कहा वो गलत नहीं किया। गलत कैसे? अब यहाँ पे हम देखिए क्या बताते हैं आपको। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं। अभी क्या है कि जो तमिलनाडु है, वहाँ के जो गवर्नर है, एक सेकेंड, गवर्नर है, इनका ये मानना है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसका ज़्यादा रोल नहीं रहा। लेकिन जो इंडियन नेशनल आर्मी थी और नेवल थे, जो ने प्रोटेस्ट किया, या फिर जो बोल सकते जो मिलिट्री थी, मिलिट्री ब्रिटेन की थी, जब प्रोटेस्ट करने लगी, ब्रिटेन की अलग हो गई, ब्रिटेन के से बगावत कर लिया, तब जाकर के इन्होंने आज़ादी पाई। तो इस चीज़ को आर्गूमेंट ये कह रहे हैं। इसके लिए आपको एक अलग से भी डिस्कशन करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर टाइम मिलेगा तो हम जरूर इस आर्टिकल को आपके साथ एनालिसिस जरूर करेंगे। ठीक है,
अब इसके बाद ये भी देखिए, यहाँ पे एक और आर्टिकल है 6 16वें वित्त आयोग के फाइनेंस कमीशन को जो करने के लिए इन्हें प्रेसिडेंट ने क्लियरेंस दे दिया। और जो 16वां वित्त आयोग है अपना अब एक काम करेगा, और इसके जो चेयर हैं अरविंद पानगरिया सर हैं, और इसके जो 4 और भी जो मेंबर्स हैं उनमें से सबसे पहले देख सकते हो एनी जॉर्ज मैथवी रहे हैं। फिर उसके बाद निरंजन राजा ध्याक्ष रहे हैं। फिर उसके बाद रहे हैं सुमन काटनी रहे हैं। ये 3 से 4 लोग, जो कि एक रहे हैं अजय नारायण झा करके। ये लोग 15वें जो कि आज 16वें जो वित्त आयोग है उसके एज ए मेंबर के रूप में काम करेंगे। लेकिन मेजर जो इसका सोल्यूशन है अरविंद पानगरिया 16वें वित्त आयोग के एज ए चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। इंडियन नेशनल मिशन फॉर मेंटरशिप, अभी देखिए हमने पढ़ा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें यह कहा गया है कि एक मिशन, नेशनल मिशन जो कि चलाया जाएगा फॉर किसके लिए, मेंटरशिप के लिए। जो टीचर है उनको मेंटरशिप दिया जाएगा, किस वजह से, वो अपडेट रहे अपने एजुकेशन के सेक्टर में। तो इसके लिए ये अभी इंतजार कर रही हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो कि उसको अप्रूवल दे। अब इसके बाद अब हम चलेंगे आगे, अपने आर्टिकल्स पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है कि आपका कोर इंडस्ट्री को लेकर के 8 कोर इंडस्ट्री होती हैं। इसमें ये कहा गया है जो कोर इंडस्ट्री है 14 महीने के सबसे लोवेस्ट प्रोडक्शन या ग्रोथ पे रही है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे पहले एक जो इंडेक्स पब्लिश किया गया, इंडेक्स ऑफ द कोर इंडस्ट्री, इसको पब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्री हैं उसको लेकर के। 8 कोर इंडस्ट्री में दरअसल ये बात देख सकते हो आप कि इनको वेटेज के हिसाब से मिला है। सबसे पहले रिफाइनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, चौथे पे कोल है, पांचवें पे जो है कि क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, छठे पे, सातवें पे सीमेंट है, और आठवें 8th स्टैंडर्ड पे जो है कि आपका फर्टिलाइजर सबसे कम है, और रिफाइनरी जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज है किसमें। और ये आठों मिला करके लगभग 40% के ऊपर जो कि रोल प्ले करती है आईआईपी में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रूप में ये जो कि पब्लिश किया जाता है। अब तो ये हो गया। अब इसके बाद हम और देख लेते हैं, कोई आर्टिकल्स इंपॉर्टेंस होगा तो हम डिस्कस करेंगे। बस इतना ही आर्टिकल्स है। और जो कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सैटरडे संडे क्लास बंद रहेगी, ठीक है, सभी के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी के लिए, ठीक है। कुछ पर्सनल काम है इस वजह से हम बाहर रहेंगे, आउट ऑफ सिटी, दैट्स वाई वी आर नॉट कंटिन्यू द क्लास। और इसी के साथ ये भी है कि हम जरूर आपका जो भी मिस होगा उसको जरूर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।